हेलो दोस्तों, आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय से जो भी क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यह जो है यह सर्वोच्च न्यायालय काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों सीधा आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार यह संसद के पास है। दोस्तों संसद के पास। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो है 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। 26 जनवरी 1950 को। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश? तो मुख्य न्यायाधीश के लेकर और कुल न्यायाधीश दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह 34। टोटल दोस्तों मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कुल कितने न्यायाधीश? तो टोटल 34 न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय अधिकार ये सभी निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। सही बात दोस्तों। दूरसंचार जो विवाद होता है यह निपटान और अपीलीय जो अधिकार होते हैं सभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या होता है? चुनौती दी जाती है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन निर्धारण कौन करता है? तो यह संसद करता है। संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायाधीश की नियुक्ति जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना उनका नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है या किसको प्राप्त है? तो यह जो है संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो शक्ति है वह संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा संसद के अनुशंसा पर। राष्ट्रपति हटाएंगे लेकिन संसद के अनुशंसा पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को क्या करेंगे? हटाएंगे। राष्ट्रपति ही हटाएंगे लेकिन संसद के अनुशंसा पर हटाया जाएगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सेवानिवृत्ति हो चुका है और यह वकालत नहीं कर सकता है। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय के सभी मामले की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के दोस्तों दौरान या अनुमोदन पर किसी अन्य स्थान पर सुनवाई किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि दोस्तों दिल्ली में ही किया जाएगा और राष्ट्रपति अनुमोदन कर दे तो कहीं भी सुनवाई किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? यह जो है 65 वर्ष है सेवानिवृत्ति की आयु। किसका दोस्तों? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है उनका आयु 65 वर्ष है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 134 के ए से संबंधित है। अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 134 के आर्टिकल ए से संबंधित है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, लाइक जरूर कीजिएगा। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम
कितनी होनी चाहिए। निर्वाचन से संबंधित मामले जो होते हैं दोस्तों, उसका सुनवाई में न्यायाधीशों की संख्या कम से कम बताना है, कम से कम 5 होनी चाहिए कम से कम। अधिकतम कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन, भत्ते, पेंशन ये सभी संचित निधि के से दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। वेतन, भत्ते और पेंशन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को यह संचित निधि से दिया जाता है। आगे दोस्तों, आगे देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। आइए दोस्तों अनुच्छेद को देखते हैं। तो पहला अनुच्छेद है संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 124 से 147 तक भाग 5 में अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन ये सभी संबंधी प्रावधान किया गया है। 124 में स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। 124 में अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होता है 126 के अंतर्गत इसमें व्याख्या किया गया है। यहाँ पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 126 में यह सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद 127 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद 128 में बात कहा गया है कि जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनको सर्वोच्च न्यायालय की जो बैठक होगा उसमें उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। यह 128 में कहा गया है। अनुच्छेद 129 में इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। तो उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, किसमें है, तो 129 में बात कहा गया है। अगला प्रश्न होगा अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय का स्थापना। उच्चतम न्यायालय का स्थापना 130 में निर्धारित करने के मुख्य न्यायाधीश की शक्ति है। तो उच्चतम न्यायालय का स्थापना निर्धारण करने के मुख्य न्यायाधीश की क्या है, शक्ति है, अनुच्छेद 130 में। 131 में उच्चतम न्यायालय के आरंभिक या मूल अधिकारिता का विवरण इसमें शामिल किया गया। 131 में अनुच्छेद 136 में अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान किया गया है। 136 में किया गया है। आइए दोस्तों 137 में देखते हैं। 137 में चर्चा है उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय के पुनः विचार की शक्ति विषय ये सभी उल्लेख 137 में है। अगला अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। 141 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर क्या है, बाध्यकारी है, और यह 141 में कहा गया है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 143 में है। 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय के कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया, तो कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया 143 में वर्णित है। अगला अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति, सेवकों को नियुक्ति संबंधी प्रावधान यह 146 में वर्णित है, जो कि यह उच्चतम न्यायालय के अधिकार एवं सेवकों की नियुक्ति के संबंध में है। 146 में वर्णित है। अगला है केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवाद। केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद होता है उसका निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, केंद्र और राज्य के मध्य होने वाले विवाद
का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है बिल्कुल। तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है दोस्तों, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? तो यह वाद है केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973। क्योंकि संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत है जो है प्रतिपादन किया गया था केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। बिल्कुल, केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश जो होते हैं इनका जो नियुक्ति का प्रावधान है केवल सर्वोच्च न्यायालय में, याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, लाइक भी कर दीजिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद और कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनः विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो यह अनुच्छेद 137 करता है। भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है। तो यह न्यायिक समीक्षा है, न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो यह अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसका है? तो सर्वोच्च न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय सही दोस्तों, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? यह मामला आता है मूल अधिकार का वर्णन। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? तो आता है वह मूल अधिकारों का प्रवर्तन आते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? यह सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियां, ये दोस्तों अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश, दोस्तों क्वेश्चन समझिए, 121 में जो है चर्चा वह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगता है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रावधान पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसके संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों की जा सकती है। उसके बाद दोस्तों आएंगे यहाँ पर न्यायालय की यहाँ पर दोस्तों न्यायालय की अवमानता। तो अवमानता देखते हैं दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय के अवमानता संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल दोस्तों किया गया है। न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, आइए दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन बनेगा न्यायाधीशों पर प्रतिबंध सभी को देखेंगे। कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, बिल्कुल रह चुका हो, भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता। इस अनुच्छेद में कहा गया 124 के क्लाउज 7 में यह चर्चा कहा गया है कि वो वकालत नहीं कर सकता। अनुच्छेद 124 में यह बात वर्णन किया गया है। मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों, और आगे देखते हैं 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनुच्छेद, यहाँ पर दोस्तों यह जो है उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत यह जो है अपील किया जा सकता है। बिल्कुल। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन, और यह जो है भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।
संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? तो यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है? तो यह राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। बिल्कुल, यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय ने व्यक्त की थी। दोस्तों यह स्टेटमेंट याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत यह सुरक्षा करता है। आगे प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है संवैधानिक विषय से जुड़ी अपीलीय 132, सिविल विषय से जुड़ी अपीलीय 133 में है और आपराधिक विषय से जुड़ी अपीलीय 134 से। विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलीय अनुच्छेद 136 से संबंधित है। ये सभी दोस्तों याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4 चारों दोस्तों संवैधानिक विषय, सिविल विषय और आपराधिक और विशेष अनुमति, ये सभी 4 अपीलीय याद रखें। कहीं क्वेश्चन इस तरह का पूछ दे एग्जाम में। आगे है प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में वकालत करना चाहिए? तो यह कम से कम 10 वर्ष तक। क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम दोस्तों उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए 10 वर्ष कम से कम। अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो इसी को दोस्तों क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। तो यह जो है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि यह किसी सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून राज्य के जो संविधान के विपरीत हो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगला है प्रश्न, भारत के न्यायाधीश में से किन्हें अभिलेख न्यायाधीश माना जाता है? तो वह उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को। तो अभिलेख न्यायालय माना जाता है भारत के न्यायाधीशों में से किसे? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को माना जाता है अभिलेख न्यायालय। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? लोकहितवाद यह अमेरिका देश से हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका देश से। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? अभिलेख न्यायालय। बिल्कुल, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है। आगे दोस्तों, और दोस्तों यह उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी की जा सकती है। दोस्तों यह जो है दोस्तों इसमें लगभग दोस्तों 50 प्रश्न था। दोस्तों यह काफी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों इसमें 50 प्रश्न आप लोगों को याद हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों लाएंगे दोस्तों अगला टॉपिक। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह का टॉपिक डेली लाते रहेंगे।